तो आज हम बात करेंगे महाराणा के चुनावी जनादेश की। देखिए, ये सिर्फ 2022 के नतीजों का एक सूखा विश्लेषण नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये एक कोशिश है जमीन की आवाज सुनने की, उस आवाज को समझने की। हमारा मकसद यहां हार जीत के शोर से आगे निकलना है और ये जानना है कि महाराणा का वोटर असल में कह क्या रहा है, उसके संदेश का मतलब क्या है, और सबसे जरूरी बात, उस संदेश को बेहतर शासन में, बेहतर गवर्नेंस में कैसे बदला जा सकता है। तो चलिए, राजनीति से थोड़ा परे हटकर सिर्फ डेटा और तथ्यों की रोशनी में इस जनादेश को समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारा सफर कैसा रहेगा? हम 6 हिस्सों में इस पूरी कहानी को परत दर परत खोलेंगे। सबसे पहले महाराणा का जनादेश यानी नतीजे, फिर मतदाता की आवाज, उसके बाद वोट में छिपे हुए पैटर्न, फिर देखेंगे कि चुनावी बिसात पर क्या चालें चली गई, और इन सबसे सीखकर एक विधानसभा के लिए एक ब्लूप्रिंट कैसे तैयार हो, इस पर बात करेंगे। और आखिर में राजनीति से परे शासन का क्या मतलब है, इसे समझेंगे। तो चलिए, सबसे पहले बात करते हैं महाराष्ट्र के जनादेश की। शुरुआत वहीं से जहां से कहानी शुरू होती है, यानी नतीजों से। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये महाराष्ट्र के लोगों के फैसले की पहली सबसे साफ तस्वीर है। हमारी पड़ताल यहीं से शुरू होती है। 49.01%, 49.01%, ये वो वोट शेयर है जो विजेता बीजेपी के वीरेंद्र सिंह लोधी को मिला। जरा सोचिए इस आंकड़े के बारे में, मतलब लगभग हर 2 में से 1 वोटर ने उन्हें अपना समर्थन दिया। ये कोई मामूली जीत नहीं है, ये एक बहुत बहुत मजबूत जनादेश का साफ इशारा है। और जीत का अंतर 8.51%, यानी 17,609 वोट। ये एक बहुत बड़ा, एक निर्णायक फासला है, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं। लेकिन यहीं से असली सवाल शुरू होता है, आखिर ये जीत हुई कैसे? इतनी बड़ी जीत के पीछे की कहानी क्या है? आइए इसी को समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, नतीजे तो हमने देख लिए, पर इन नतीजों के पीछे के लोग कौन हैं? चलिए, अब आंकड़ों की दुनिया से निकलकर महाराणा की जमीन पर चलते हैं और वहां के वोटरों, उनकी जिंदगी और उनके असल मुद्दों को थोड़ा और करीब से समझते हैं। महाराष्ट्र को समझने के लिए पहली और सबसे अहम बात यह है कि ये एक ग्रामीण इलाका है, बहुत ज्यादा ग्रामीण। अब देखिए, 80% से भी ज्यादा आबादी गांव में रहती है, और यही एक सच यहां की सियासत का पूरा मिजाज तय कर देता है। ये डेटा वोटरों की चिंताओं की बिल्कुल साफ तस्वीर पेश करता है। देखिए, कृषि संकट और बेरोजगारी, ये दोनों मुद्दे सबसे ऊपर हैं। ये सिर्फ शिकायतें नहीं हैं, ये यहां के लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े सबसे बड़े, सबसे ज्वलन सवाल हैं। जमीन से मिली ये बात हमें एक बहुत गहरी सच्चाई बताती है। महाराणा के लोगों के लिए राजनीति का मतलब बहुत पर्सनल और लोकल है। उन्हें बड़े बड़े वादे नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए कि उनके गांव की, उनकी गली की समस्याएं हल हों। उनका नेता वो है जो उनके बीच का हो, जो उनकी तकलीफें समझें। अब हम वोट के पैटर्न को समझेंगे, लेकिन इससे पहले एक जरूरी बात। जब हम मतदाताओं, उनकी समस्याओं और उनके डेटा की बात करते हैं, तो हर नागरिक की गरिमा और उनकी आवाज का सम्मान सबसे ऊपर आता है। एक स्वस्थ लोकतंत्र इन्फॉर्म्ड पब्लिक स्पीच, यानी सोची समझी और जिम्मेदार बहस पर ही खड़ा होता है। यह हमारे संवैधानिक मूल्यों का भी सार है। तो चलिए, इसी गरिमा को ध्यान में रखते हुए महाराणा के चुनावी इतिहास को देखते हैं, ताकि हम आज के नतीजों की जड़ों तक पहुंच सकें। तो आप देख सकते हैं, पिछले 1 दशक में यहां सत्ता का रुख साफ तौर पर बदला है। 2012 में समाजवादी पार्टी और उसके बाद 2017 और 2022 में लगातार 2 बार भारतीय जनता पार्टी। ये सिर्फ पार्टियों का बदलना नहीं है, ये एक बड़ी राजनीतिक शिफ्ट का संकेत है जिसने यहां अपनी जगह बनाई है। अब ये स्लाइड बहुत दिलचस्प कहानी कहती है। एक तरफ ये दिखाता है कि 2017 के बाद से बीजेपी ने अपनी पकड़ कैसे मजबूत की, लेकिन जरा दूसरी तरफ भी देखिए। 2022 में हार के बावजूद समाजवादी पार्टी के वोट शेयर में एक अच्छा खासा उछाल आया है, उनका वोट प्रतिशत बढ़ा। तो इसका मतलब क्या है? मतलब ये कि मुकाबला उतना एक तरफा भी नहीं था जितना लगता है। और एक और आंकड़ा देखिए जो इस कहानी को और दिलचस्प बनाता है। वोटर टर्नआउट बढ़ा है। 2012 में जो करीब 64% था, वो 2022 में बढ़कर लगभग 67% हो गया। ये बढ़ोतरी साफ बताती है कि इस बार चुनाव में लोगों की दिलचस्पी ज्यादा थी। वो मुद्दे जिनकी हमने बात की, खेती, बेरोजगारी, वो लोगों को घर से निकालकर पोलिंग बूथ तक लाने में कामयाब रहे। चुनावी नतीजे कोई इत्तेफाक नहीं होते, वो एक सोची समझी रणनीति का नतीजा होते हैं। तो चलिए अब इस चुनावी बिसात को समझते हैं और देखते हैं कि बड़े खिलाड़ियों ने क्या क्या चालें चली।
ये विश्लेषण समाजवादी पार्टी के सामने की चुनौती को बिल्कुल साफ कर देता है। एक तरफ उनके पास लोगों का गुस्सा और जमीनी मुद्दे थे जिनका वो फायदा उठा सकते थे, लेकिन दूसरी तरफ एक बेहद ताकतवर और संगठित प्रतिद्वंदी खड़ा था। सवाल यही था कि वो इस चुनौती से कैसे निपटते हैं। विपक्ष की जो रणनीति प्रस्तावित थी वो एक चतुर्मुख सिद्धांत पर आधारित थी, मतलब एक चौतरफा हमला। मकसद ये था कि उम्मीदवार का विजन, पार्टी की सोच, सामने वाले की कमजोरियां और जनता के मुद्दे, इन चारों मोर्चों पर एक साथ एक लय में काम किया जाए। और यहीं पर हमें दोनों रणनीतियों का बुनियादी फर्क साफ नजर आता है। एक तरफ बीजेपी का टॉप डाउन नैरेटिव था जो राज्य स्तर की योजनाओं और बड़े मुद्दों पर टिका था, तो वहीं दूसरी तरफ सपा का बॉटम अप कैंपेन था जो जमीन की जरूरतों, खेती और लोकल डेवलपमेंट के इर्द गिर्द बना गया था। तो हमने इस समस्या को समझा, उसका विश्लेषण भी किया। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस सारे डेटा और एनालिसिस को एक विधानसभा की बेहतरी के लिए एक ठोस एक्शन वाले प्लान में कैसे बदला जा सकता है। ये ब्लूप्रिंट एक बहुत ही बारीकी से बनाई गई योजना है, स्टेप बाय स्टेप। चुनाव से 90 दिन पहले से लेकर वोटिंग के दिन तक हर दिन का, हर हफ्ते का एक मकसद तय है ताकि कैंपेन की रफ्तार और ऊर्जा आखिरी दिन तक बनी रहे। सबसे जरूरी काम था वोटरों के दर्द को, उनकी तकलीफ को एक ताकतवर संदेश में बदलना। अन्नदाता की आवाज, ये सिर्फ एक नारा नहीं, ये उस सबसे बड़े मुद्दे को आवाज देने की कोशिश थी जो महाराष्ट्र की जमीन पर गूंज रहा था। और फिर दूसरा बड़ा मुद्दा, बेरोजगारी, उसके लिए एक सीधा, साफ और सरल वादा, नौकरी गारंटी। ये इलाके के नौजवानों से सीधे बात करने और उनकी सबसे बड़ी चिंता का समाधान देने का एक प्रयास था। और हां, आज के दौर में जमीन की लड़ाई डिजिटल दुनिया में भी लड़ी जाती है, तो इस प्लान में डिजिटल टूल्स को भी एक मुख्य हथियार की तरह इस्तेमाल करने की बात थी। चाहे वो व्हाट्सएप के जरिए सीधा संवाद हो, इंस्टाग्राम रील्स से युवाओं को जोड़ना हो, या फिर फर्जी खबरों से लड़ने के लिए एक फैक्ट चेकिंग टीम बनाना हो। अब बात करते हैं राजनीति से परे शासन की। देखिए, जब डिजिटल माध्यमों और डेटा का इस्तेमाल बढ़ता है तो हमारी जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। भारत के डेटा प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क के तहत भी हर नागरिक की प्राइवेसी और उनकी सहमति का सम्मान सर्वोपरि है। बिना सहमति के किसी के डेटा का इस्तेमाल ना करना और सही जानकारी देकर गलत सूचना से लड़ना, ये एक परिपक्व लोकतंत्र की पहचान है। तो चलिए इस जिम्मेदारी को समझते हुए एक कदम पीछे हटते हैं और देखते हैं कि महाराणा का ये विश्लेषण हमें शासन के बारे में क्या सिखाता है। इस पूरे विश्लेषण का असली मकसद यही है, ये समझना कि डेटा सिर्फ चुनाव जीतने का एक टूल नहीं है। ये उन लोगों को समझने का एक तरीका है जिनकी आप सेवा करने का दावा करते हैं। ये लोगों की जरूरतों और सरकार की नीतियों के बीच एक पुल बनाने का काम करता है। तो सवाल ये है, क्या हो अगर हर चुनाव सिर्फ हार जीत का फैसला ना करे? क्या हो अगर हर चुनाव एक विधानसभा की सबसे बड़ी, सबसे जरूरी समस्याओं को हल करने का एक डेटा पर आधारित जनादेश बन जाए? महाराणा का ये मामला हमें दिखाता है कि ये मुमकिन है। राजनीति को सत्ता के खेल से ऊपर उठाकर जवाबदेही और मकसद की एक व्यवस्था में बदला जा सकता है। अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपनी विधानसभा को आगे ले जाना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 804-204-1602 पर कॉल करें। पर्पस बियॉन्ड पॉलिटिक्स।